हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं टॉपिक जो आपके सामने लेकर आया हूं उसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आई होप कि आप मेरे इस कोर्स को कंप्लीट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप कंप्लीट वीडियोस देखते हैं, आप एक एक वीडियोस पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन सेट किया हुआ है, जो मैंने पीडीएफ क्वेश्चंस आपके लिए दे रखे हैं वो जरूर देखते हैं। अगर आप नहीं देखते हैं तो प्लीज हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएं, उसमें आपके लिए बहुत यूजफुल और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस दे रखी हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके सॉल्यूशंस भी मेंशन है, मैंने पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर रखे हैं। आप एक बार जाके उसे चेक करें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं जितना भी पढ़ा दूंगा बिना प्रैक्टिस के आपको वो चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं आई। तो फिलहाल मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका टॉपिक स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा है डेफिनेशन और मीनिंग, है ना, मीनिंग और डेफिनेशन लिखा हुआ है। इसको जस्ट रीड कर लेना है, क्योंकि जब भी कोई बुक आप स्टार्ट करते तो उसमें डेफिनेशन और मीनिंग जरूर लिखी होती है। तो एक बार देख लेते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मीनिंग है। तो यहां लिखा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी कि एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट में से एक इंपॉर्टेंट यूजफुल जो है ऑब्जेक्ट ये है क्या, टू गेट one single value that describe the characteristics of entire mass of unwidely data। यानी कि ये कह रहा है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ये है कि सिंगल वैल्यू, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, यानी कि जो लीडर है, जो कैप्टन है, वो पूरे के पूरे अनवाइडली एंटायर मास अनवाइडली डेटा को रिप्रेजेंट करता है। आपके सामने बहुत बड़ा डेटा होता है, स्टैटिस्टिकल डेटा कहते हैं उसे। उस डेटा में से एक सिंगल वैल्यू जब पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे तो उसे हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे कि अगर मैं आपको किसी स्पोर्ट्स का एग्जांपल दूं तो इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में जब मैं आपको बोलूं तो उसमें 11 प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर्स जो कि फील्ड में खेलते हैं। अब उन 11 प्लेयर्स में से एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है, एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। जैसे कि अगर मैं अभी रिसेंट बात करूं तो जैसे वर्ल्ड कप जब हमने हार गए वर्ल्ड कप, तो हमने ये भी कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप हार गई है, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप हार गया। रोहित शर्मा ही मेंशन किया, क्योंकि वो इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन था। जो कैप्टन है वो ही रिप्रेजेंटेट करेगा पूरी की पूरी टीम को। तो एक स्पेसिफिक पर्सन, चाहे वो कैप्टन हो, मॉनिटर हो, टीम लीडर हो, जो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे के पूरे एंटायर डेटा को, उसे हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर सेंट्रल वैल्यू भी कह सकते हो टेंडेंसी की जगह पर। और उसे हम एवरेज भी बोलते हैं। सच अ वैल्यू इज कॉल्ड, इसी वैल्यू को जो कि सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, इसी वैल्यू को सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं और एवरेज भी बोलते हैं। स्टूडेंट एवरेज याद रखना, एवरेज दोनों एक ही नाम है, एवरेज बोला जाएगा या सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाएगा। ओके, कहता है द वर्ड एवरेज इज वेरी कॉमनली यूज। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम एवरेज को डे टू डे कन्वर्सेशन में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा है एवरेज बॉय इन द क्लास। एवरेज बॉय इन द क्लास का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? इसका मतलब कि आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। जिसकी बात मैं कर रहा हूं, एवरेज बॉय इन द क्लास की बात जो करी जा रही है, इसका मतलब हो गया ना तो वो बहुत सुपीरियर या इंटेलिजेंट है और ना ही वो बहुत ही डम है। तो इसका मतलब हो गया ना तो वो ज्यादा हायर में है ना ज्यादा लोअर में है, वो एवरेज है, वो ही रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास को। अगर मान लीजिए आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, सोच लीजिए अगर आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है और आपकी क्लास के 50 स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट्स ना तो टॉपर है और ना ही फेलियर है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी क्लास एक एवरेज क्लास है। सपोज कि आपके बराबर वाली क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं और उन 20 बच्चे में से 8 या 9 बच्चे जो हैं वो टॉपर है, 8 या 9 बच्चे, और उसमें से 2 या 3 बच्चे फेलियर हैं। तो इसका मतलब ज्यादा परसेंटेज टॉपर्स की है, यानी कि वो इंटेलिजेंट क्लास है। ठीक है ना। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो इसमें टॉपर्स होंगे 4 या 5, 50 में से 4 या 5 बच्चे टॉपर्स हैं, तो इसका मतलब ज्यादा परसेंटेज एवरेज बच्चों की है, जो ना ज्यादा टॉपर है ना फेलियर है। तो इसका मतलब आपकी क्लास क्या हो गई? एवरेज क्लास हो गई। तो यहां पर एवरेज बॉयज इन द क्लास का मतलब समझ में, सेंस समझ में आ रहा है आपको? फिर एवरेज हाइट, मतलब कि ना तो बहुत ज्यादा टॉल है ना ज्यादा बहुत ज्यादा शॉर्ट है। इसी तरीके से एवरेज इनकम, ना बहुत ज्यादा इनकम है ना कम है, एवरेज जितने में घर चल जाए। ऐसे एवरेज मार्क्स,
एवरेज मार्क्स मतलब कि लाइक 50, 60, 70 एवरेज मार्क्स, टॉपर भी नहीं है 90 प्लस और फेलियर भी नहीं है 33 प्लस से भी नीचे, ठीक है ना, उससे 33 से नीचे। तो आपको समझ में आता है कि स्टूडेंट कि एवरेज का मीनिंग क्या है। अब एवरेज समझ में आ गया, अब हम बात करेंगे, इसको रफ कर देता हूं, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एवरेज की। ऑफ कोर्स आपको समझ में आएगा टाइप्स ऑफ एवरेज क्या है। तो अब मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एवरेज लिखने वाला हूं, आप भी लिख सकते हैं मेरे साथ साथ। इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस, ओके। यानी एवरेज मतलब सेंट्रल टेंडेंसी के इंपॉर्टेंट टाइप्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टाइप आपने जरूर सुना होगा, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जिसे हम एएम भी बोलते हैं, एएम, अरिथमेटिक मीन। उसके बाद दूसरा नाम आपके जो सिलेबस में भी होगा, मीडियन, मीडियन। और तीसरा नाम आएगा आपके सामने, मोड। अब स्टूडेंट ये तीन नाम आप याद रखेंगे, क्या मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। ये क्या करते हैं, ये एक टेक्निक है, ये एक तरीका है क्या निकालने का, ये बहुत सारे डेटा में से एक ऐसी वैल्यू निकालने का तरीका है जो रिप्रेजेंट करता है पूरे एंटायर डेटा को, ये वो तरीका है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर मैं कॉमन की बात करूं तो एक चौथा नंबर आता है ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, जीएम। उसके बाद आता है पांचवा हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, एचएम। तो स्टूडेंट ये बात भी मैं आपको बता दूं, ये दो जो टॉपिक हैं बहुत सारे कोर्सेज में और सिलेबस में नहीं होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्सेज में एनरोल करते हैं। तो जैसे मैं अगर बीकॉम ऑनर्स की ही बात कर लूं तो उसमें ये दो टॉपिक फोर्थ सेमेस्टर में नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। लेकिन अगर मैं किसी अदर यूनिवर्सिटी की बात करता हूं तो उसमें ये दो टॉपिक भी इंक्लूड है। उसके अलावा मास्टर्स एमकॉम करते हैं बच्चे, उसमें स्टैटिकल एनालिसिस है। उसके अलावा जितने भी स्टैटिकल एनालिसिस या स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड सब्जेक्ट आपके पास है, उसमें कुछ में ये है, कुछ में नहीं। आप अपने सिलेबस को चेक करिएगा, उसी हिसाब से पढ़िएगा। फिलहाल मैं जो करने वाला हूं कवर, वो अभी फिलहाल अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड, इससे रिलेटेड टॉपिक को कवर करने वाला हूं। अगर आप कहेंगे तो ये दो वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगी। ये है एक इंपॉर्टेंट एवरेजेस जो यूज होती है। इसके अलावा मूविंग एवरेज, अगर आप देखो इसके अलावा भी होते हैं जी एवरेज, हाँ होते हैं। मूविंग एवरेज मेथड जो कि बहुत कॉमनली यूज नहीं होता है, या प्रोग्रेसिव एवरेज, ये भी एवरेज का ही पार्ट है, यानी सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है, बट वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ज्यादा यूज नहीं होते हैं। ये आपके सामने टाइप है, इसमें से ये तीन टाइप पर हम निगाह रखने वाले हैं। तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, कैसे होता है, उसको समझने से पहले इसके जो टाइप्स है या फिर इसके जो पार्ट्स है उसको देख लेते हैं। अब मैं आपके सामने अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड जितने भी टाइप्स या पार्ट्स होते हैं वो मैं लिखने वाला हूं। मेरे साथ साथ रहिएगा। आप चाहें तो इसे कॉपी जरूर करें, और अगर नहीं करना चाहते कॉपी तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, ताकि आप उसको मेमोराइज कर पाए कि हाँ भाई कितना सारा कुछ होता है। क्योंकि मैं सब कुछ लिखने वाला हूं, उसमें से आएगा क्या क्या नहीं आएगा इसको भी बताऊंगा, एग्जाम्स में क्या आने वाला है क्या नहीं, पहले लिख सारा लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर है अरिथमेटिक मीन, पहला टॉपिक जो हमारा चल रहा है, अरिथमेटिक मीन। इसे हम एएम भी बोलते हैं, एएम। तो अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक मीन को समझाने की, या कहूं कि अरिथमेटिक मीन कैसे समझा जाएगा, तो इसको मैं दो टाइप में डिवाइड करता हूं। अरिथमेटिक मीन को दो टाइप में डिवाइड करता हूं। पहला टाइप है टाइप 1, जो कि आपकी एकेडमिक क्लास में, जैसे कि 9th में है, 10th क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें आपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। 12th क्लास में भी कहीं ना कहीं आपको ये एवरेजेस निकालने के बारे में नाम सुना होगा। तो ओवरऑल आपने ये 9, 10th, 11th, 12th में जो पढ़ा है वही बताने वाला हूं टाइप 1 में। यानी कि अब आपकी ग्रेजुएशन में ये टाइप 1 नहीं आएगा, बट मैं लिखूंगा सारा, क्योंकि आपको दिमाग में होना चाहिए कितना होता है, क्या क्या होता है। टाइप 2 आपकी क्लास में आएगा।
आपके एग्जाम्स में आएगा। मैं पहले बता दूंगा क्या एग्जाम में आएगा, फिर उसी तरीके से आप स्टडी करना, बट देखना तो साफ। तो यहां पर टाइप 1 की बात करते हैं, तो टाइप 1 में आता है सबसे पहले अर्थमेटिक मीन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट। इसमें एक पार्ट तो होता है क्या, एक है सिंपल अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन, और एक है वेटेड अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन। एक सिंपल है और एक वेटेड अर्थमेटिक है, यहां पर ये ई होना चाहिए, ठीक है। तो एक सिंपल अर्थमेटिक मीन है और एक वेटेड अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स आपको समझने होंगे। इनमें डिफरेंस समझने के लिए आपको वेटेड अरिथमेटिक मीन को मैं अलग से लिखवाऊंगा बाकायदा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है ना। ये फ्रीक्वेंसी को रिकमेंड करता है या फॉलो करता है, और ये वेट को, क्योंकि यहां पर इक्वल फ्रीक्वेंसीज लेना जहां पर पॉसिबल नहीं होता, जो इसकी लिमिटेशंस है अरिथमेटिक मीन की, वहां पर वेटेड अरिथमेटिक मीन ही लगता है। इसको मैं लिखवाऊंगा, बट पहले इसकी बात कर लेते हैं। सिंपल अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा हूं स्टूडेंट में। इसमें जो आता है सबसे पहले आता है इंडिविजुअल सीरीज। क्या आता है, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी सीरीज होती है, ऐसी सीरीज को इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं जिस सीरीज के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का डेटा होता है। इसका मतलब हो गया सिर्फ x की ही वैल्यू होगी अगर हम डेटा को x मान ले तो। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और आप उस 10 स्टूडेंट के मार्क्स बताना चाहते हो और बताना चाहते हो, ये निकालना चाहते हो कि उसमें एवरेज क्या हुआ। 10 स्टूडेंट के अलग अलग एक टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में अलग अलग मार्क्स है। मान लीजिए 100 नंबर का टेस्ट हुआ, स्टूडेंट है 10 और मार्क्स आए हैं 100। तो भाई 10 स्टूडेंट है, पहले स्टूडेंट के 40 नंबर आ गए होंगे, दूसरे स्टूडेंट के 50 नंबर आ गए होंगे, तीसरे के 30 हो गए होंगे, बेचारा फेल हो गया होगा, चौथे स्टूडेंट के 80 नंबर आ गए होंगे, पांचवे के 90 नंबर आ गए होंगे। ऐसे अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स आए हैं। तो वो मार्क्स को अगर हम सॉल्व करेंगे, उन मार्क्स को डेटा मान के सॉल्व करेंगे, तो वो इंडिविजुअल सीरीज का पार्ट कहलाएगा। इंडिविजुअल सीरीज समझ में आई होगी, बहुत सिंपली समझाया, क्योंकि मैंने कहा वर्बली बताऊंगा बिकॉज इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और एग्जाम के लिए। अभी आप इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल सीरीज में दो अलग अलग टाइप से सेंट्रल टेंडेंसी निकाली जा सकती है अरिथमेटिक मीन में। पहली टाइप होती है डायरेक्ट मेथड, और दूसरा टाइप होता है इनडायरेक्ट मेथड कह लीजिए, या फिर इसे शॉर्टकट मेथड कह लीजिए, शॉर्टकट मेथड। अभी जो मैं लिख रहा हूं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसे डायरेक्ट मेथड से भी कराऊंगा और इनडायरेक्ट मेथड से भी कराऊंगा। और स्टूडेंट मैं इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी दूंगा। आपको एक क्वेश्चन यहां सॉल्व करने को मिलेगा, उसके बाद एक्सरसाइज मिलेगी पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में। याद रखिएगा, जो भी लिख रहा हूं उसकी एक्सरसाइज जरूर मिलेगी आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो सके। ओके, फिलहाल इंडिविजुअल सीरीज हो गई है। उसके बाद आता है डिस्क्रीट सीरीज। तो मैं डिस्क्रीट सीरीज यहां नहीं लिखूंगा, यहां लिखूंगा, ठीक है ना, यहां दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहां पर मैं लिखता हूं दूसरी सीरीज और उसका नाम है डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज में स्टूडेंट क्या होगा, सेम प्रोसेस है। डिस्क्रीट सीरीज में भी दो अलग अलग मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट कह लो या फिर शॉर्टकट मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। उसके बाद आता है तीसरी लास्ट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जिसमें कि x के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी होती है, x का डेटा भी होता है और फ्रीक्वेंसी का डेटा भी होता है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बारंबारता कहते हैं। इसका मतलब ऐसे डेटा जो बार बार रिपीट हो, उसे फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, दोबारा एग्जांपल दे दूं। अगर स्टूडेंट की संख्या इस बार जो है वो 10 है और 100 है, कितनी है 100, और मार्क्स जो है वो मार्क्स है 10।
यानी कि 10 नंबर का टेस्ट 100 बच्चे दे रहे हैं। जरा सोचो दिमाग में, 100 बच्चे 10 नंबर का टेस्ट दे रहे हैं आपकी क्लास में, तो क्या होगा? तो ये 10 नंबर जो है, ऐसे कितने ही सारे बच्चे होंगे जो 0 नंबर लेके आए, ऐसे कितने सारे बच्चे होंगे जो 1 नंबर लेके आए। जैसे 5 बच्चे ऐसे हैं जो 1 मार्क्स लेके आए हैं, तो 5 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 जोड़ने की बजाय जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 जोड़ने के लिए 5, हम ऐसा करेंगे, एक तरफ 1 लिख देंगे मल्टीप्लाई, एक तरफ उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 5, यानी कि 1 5 बार रिपीट हुआ है। इसे x का डेटा कहते हैं, इसे f फ्रीक्वेंसी का डेटा कहते हैं। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 5 आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि 3 ऐसे बच्चे हैं जो 10 नंबर में से 8 नंबर लेके आए हैं, तो 8 प्लस 8 प्लस 8, 3 बार लिखने की बजाय हम लिखेंगे 8 को तो x बना लेंगे, x का डेटा है ना, यानी कि मार्क्स, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी बना लेंगे 3। तो बेटा 8 into 3 कितना हो जाएगा? 24। तो ये दूसरी चीज जो निकल के आई है फ्रीक्वेंसी, ये सपोर्टिंग डेटा होता है, ये मेन डेटा नहीं होता है, ये सपोर्ट करता है मेन डेटा को। मेन क्या है? मार्क्स निकालना। अगर मैं एग्जांपल मार्क्स का लेता हूं, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी जैसे ही इंट्रोड्यूस होती है उसे हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं, है ना। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूसली सीरीज। कॉन्टिन्यूसली सीरीज, और कॉन्टिन्यूसली सीरीज में जैसे कि अगर डेटा और बढ़ जाए और कितना भी हो जाए तो उसे कॉन्टिन्यूसली सीरीज में ही रखते हैं। इसमें क्लास इंटरवल नाम का एक जो है नाम या इंट्रोड्यूस होता है। क्लास इंटरवल सुना होगा आपने। जैसे इसी में मैं कहूं स्टूडेंट भी 100 है और मार्क्स भी 100 है, 100 बच्चे 100 नंबर का टेस्ट दे रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे रिपीट कर रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे आएंगे ही नहीं उसमें, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आप क्लास इंटरवल बना लेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने क्लास इंटरवल बनाया तो 0 to 10, 10 to 20 ऐसे मार्क्स दे रखा है। ये 0 से 10 तक नंबर लाने वाले कितने बच्चे होंगे, यहाँ 10 से 20 के बीच में लाने वाले कितने बच्चे होंगे, यहाँ लिखेंगे। तो ये भी हम क्वेश्चंस में भी सॉल्व करेंगे ऑफ कोर्स। तो इसमें आपके मेथड होते हैं 3। कितने मेथड होते हैं? 3। पहला मेथड होगा आपके पास डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड होगा इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। और तीसरा होगा स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। आई होप कि आपने ये कॉपी भी कर लिया होगा, अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए इसका, ठीक है ना। तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई कि ये आपके एग्जाम में नहीं है, लेकिन आपको फिर भी इतने सारे नाम अपने दिमाग में रखने होंगे। एग्जाम में क्या है वो धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे लेक्चर्स आगे आते जाएंगे आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको वेटेड अरिथमेटिक मीन के बारे में थ्योरिकल कंटेंट बता दूं, फिर हमारी थ्योरी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम मूव कर जाएंगे न्यूमेरिकल्स पे, यानी कि इन सभी का जो मैंने नाम लिखा है इसको न्यूमेरिकली हम सॉल्व करेंगे। प्लस आपको सिर्फ न्यूमेरिकली देखना नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन मेंशन किया है, मैंने नोट्स टाइप किए हैं, उसके सॉल्यूशंस भी लिखे हैं, मैंने ध्यान रखना सॉल्यूशन भी लिखे हैं, और मैं उनके वीडियो लेक्चर्स भी बनाऊंगा सॉल्व करने के बाद भी। तो इसका मतलब आपको कंप्लीट जो है मैं सारी सहूलियत देने वाला हूं। आपका बस काम इतना है कि आप अपने आप को मोटिवेट करें कि मुझे सर के साथ पढ़ना है, पूरा कोर्स करना है, एक वीडियो देखकर कुछ नहीं मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट इस समय मेरे से जुड़े हुए हैं, वो जो भी कोर्स में है एनरोल, और उसमें अगर आपको लगता है कि सर आपने ये टॉपिक तो समझा दिया लेकिन ये हमारे कोर्स में है, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ अलग अलग भी है, मुझे मेल जरूर करिएगा। मैं हर वीडियो में आपको ये बात बताऊंगा कि अगर आप मुझे मेल करेंगे और उस मेल में आप मेंशन करेंगे कि मेरा कोर्स क्या है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स है, तो मैं उस पर भी आपके लिए इंडिविजुअली कोर्स डिजाइन कर सकता हूं। ओके, तो अभी फिलहाल मैं इसे रब करता हूं। मैं वेटेड अरिथमेटिक मीन के बारे में आपको जो इसमें डिफरेंस होता है कि सिंपल और वेटेड में फर्क क्या है, सिंपल में और वेटेड में थोड़ा सा ही फर्क है, स्लाइटली चेंज है, और इसमें जो फॉर्मूला है वो थोड़ा इसके जैसे ही है। जैसे अगर मैं वेटेड की बात कर लेता हूं, वेटेड का फॉर्मूला इंडिविजुअल को तो लगता नहीं है, वो लगेगा जो कि डायरेक्ट मेथड ऑफ डिस्क्रीट है और डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटिन्यूअसली, इन दोनों के डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है ना, वही सेम फॉर्मूला वेटेड का है। आप देखोगे भी अभी, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स
कि वेटेड अरिथमेटिक मीन के बारे में मैंने लिखा है, अरिथमेटिक मीन गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द आइटम्स, यानी कि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो इक्वल इंपॉर्टेंस देता है सभी आइटम्स। कोई भी आइटम होगा, कोई भी ऑब्जर्वेशन होगा, उसको इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। बट देयर आर क्लासेस वेयर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट आइटम इज नॉट द सेम। लेकिन ऐसी बहुत सारी क्लासेस होती हैं जिसमें रिलेटिव इंपॉर्टेंस होती है, यानी कि एक रिलेटिव का मतलब एक पर डिपेंड होना। इसके कंपैरिजन में आप उसे रिलेटिवली कंपेयर कर रहे हो, किसी और के रेफरेंस में कंपेयर कर रहे हो, तो उसमें आप यहां पर सेम नहीं कह सकते। व्हेन दिस इज सो वी कंप्यूट, और इसी वजह से हम वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी का वेट निकालते हैं। द टर्म वेट स्टैंड्स फॉर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस। तो जब भी वेट की बात होगी तो वेट का मतलब क्या है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस, यानी कि एक की रेफरेंस में दूसरे की क्या इंपॉर्टेंस है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव। ओके, और यहां पर आपको फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा वेटेड अरिथमेटिक मीन का। एक सिंपल फॉर्मूला होता है, कोई इसमें और कुछ नहीं जाना है। क्या होता है, सिग्मा, ये सिंबल सिग्मा का, सिग्मा W यानी वेट, वेट मल्टीप्लाई बाय x अपॉन में सिग्मा वेट। तो ये आपका फॉर्मूला है, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आई होप आपको ये थ्योरिकल इंट्रोडक्शन समझ में आया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थ्योरिकल जानना जरूरी है, जितना रिलेवेंट है आपके लिए। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है, आप अगर आप प्लेलिस्ट से देखें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पे जाके इसका नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। उसमें जो मैंने आज पढ़ाया है उसी का न्यूमेरिकल्स, यानी कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, उसके अलावा एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दूंगा, और जो एक्सरसाइज दी है वो भी सॉल्व होगी, याद रखना। तो आप पूरे मन से उसे सॉल्व करने लग जाइए। लेकिन इसके अलावा मैं एक बात और बताऊंगा, ये जो टॉपिक चल रहा है अरिथमेटिक मीन का, ये आपका है टाइप 1। टाइप 1 उन बच्चों के लिए है, अगर आपके सिलेबस में ये है, आप सिलेबस चेक करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बीकॉम ऑनर्स में, जैसे मैं बात करता हूं, आप हैं, तो टाइप 1 आपकी क्लास में नहीं है ना। बीकॉम प्रोग्राम में अगर आप एनरोल करे हुए हैं तो आप टाइप 1 के क्वेश्चंस जरूर करिएगा। बीकॉम ऑनर्स में तो सिर्फ देख भर लीजिएगा, जरूरत नहीं है एक्सरसाइज करने की। टाइप 2 आपके लिए बनाया जाएगा, और टाइप 2 वाले जो है उसमें आपसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही, आज की इतनी ही क्लास देखिए। उसके बाद, क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ थ्योरिकल कंटेंट था तो सिर्फ देखना था, अभी कॉपी पेन की जरूरत आपको नहीं पड़ी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा मैंने कहा है कि आप मेरे साथ कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, कोई से भी स्टेट में रहते हैं, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से, या कोई सा भी सिलेबस या कोर्स आप कर रहे हैं, तो आप मुझे मेल जरूर करिए, मैं आपका वेट करूंगा। जैसे ही आप मुझे मेल करते हैं, और मेल में मेरे को कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपसे मांगी होगी, मैंने वो स्क्रीन पर लिख दी है, ये इंफॉर्मेशन मुझे दीजिए, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। फिर आपका कोर्स पहले डिजाइन किया जाएगा, देन उसके बाद 1 बाय 1 आपको वीडियोस इसमें डिलीवर करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास।